बीतला समैया के कवन निहोरा। श्रोताओं नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे आज की इस विशेष परिचर्चा में। मैं हूं हरेंद्र आज़ाद। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो खास मेहमान हैं आज। अमरेंद्र शर्मा जी, आप अभिनेता हैं और आप एक फिल्म की स्क्रीनिंग के सिलसिले में मुंबई से पटना आए हुए हैं और आपकी ये शॉर्ट फिल्म है रसप्रिया एगो प्रेम कहानी, जो कि म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म है, भोजपुरी भाषा में है। इससे पहले कि इस फिल्म के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, हम आपका परिचय करवा दें अपने श्रोताओं के साथ। आप पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर मझवलिया गांव, एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और आप शिकारपुर बेतिया से निकलकर एक समय आया आप मुंबई पहुंच गए और मुंबई माया नगरी में जिस तरीके से आपने काम किया और अपने काम से आपने पहचान बनाया, 2-3 बड़े फिल्मों में आपने काम किया, बटला हाउस, भोर, भैया जी जैसे फिल्म और मनोज बाजपेयी जैसे किरदार के साथ आपने सक्रिय सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई। तो हमें लगता है कि आपको विशेष अब परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ एक दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर निखिल आनंदगिरी। आप संचार विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ आप युवा फिल्म समीक्षक हैं। कई मोर्चों पर एक साथ आप काम करते हैं, तो हमारे श्रोता आपको सुनेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे आपको। आज हमारा विषय है आंचलिकता और हमारा सिनेमा, क्योंकि जो अभी इनकी रसप्रिया है, रसप्रिया पे हम बात करेंगे। आप सबको बता दें कि रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की एक ऐसी कृति है जिसको लेकर भारतीय जो सामाजिक ताना बाना है, भारत का जो वह दौर है, उसको बेहतर समझा जा सकता है और उसको आपने एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। तो अब हम सीधे अपने विषय पर आते हैं। अगर हम लोग बात करें आंचलिकता की और फिर सिनेमा की, दो एक तरह से ध्रुव हैं और दोनों का सामंजस्य सम्मिलन हो रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा डॉक्टर निखिल, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आंचलिकता को हम कैसे समझें और फिर सिनेमा को कैसे एक साथ जोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं को और आपको खासतौर पर इस तरह के कार्यक्रम को रखने के लिए जी। देखिए, सिनेमा और आंचलिकता दो ध्रुव हो सकते हैं, सही बात है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात सिनेमा के साथ ये है कि ये जितने भी कलाएं हैं उन सबका एक कंपोजिट फॉर्म है। यानी कि इसमें आप कविता कह लीजिए, कहानी कह लीजिए या कोई भी और नाटक है, सारी विधाएं एक साथ मिलती हैं। और भारतीय सिनेमा का इतिहास आप देखेंगे तो हमें गुलाम रहने के कुछ फ़ायदे भी हुए। जी जी। हमारे पास सिनेमा बहुत जल्दी आया और जल्दी आया तो उस समय सिनेमा के प्रसार में सबसे आसान रास्ता यही था कि आंचलिक क्षेत्रों में इसकी खूब सारी स्क्रीनिंग होती थी, मेलों में जाकर या छोटे छोटे जो धार्मिक आयोजन हैं वहाँ जाकर इसकी स्क्रीनिंग हुआ करती थी। और सिनेमा आप देखेंगे कि दादा साहब फाल्के ने पहली बार जब कोई टॉपिक चुना तो वो भी हमारे माइथोलॉजी से चुना, जिसका एक ना एक पुट आंचलिकता से होकर गुजरता है। तो आप देखेंगे कि हमारे सिनेमा की जड़ें आंचलिकता से ही शुरू होती हैं, बहुत गहरी हैं। और वहाँ से लेकर, जैसे अमरेंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं और जिनकी अभी अभी स्क्रीनिंग हुई है फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु जी की रसप्रिया, बहुत चर्चित हो रही है। रेणु, आप याद होगा कि भारतीय सिनेमा की जो कुछ कल्ट फिल्मों का अगर नाम लें तो उसमें उनकी कहानी जो मारे गए गुलफाम है और उस पर जो फिल्म बनी तीसरी कसम, तो कितनी बड़ी फिल्म हुई। तो जब भी आंचलिकता सिनेमा के साथ जुड़ता है तो सिनेमा की आत्मा जागृत हो जाती है, मैं ऐसा कहूँगा। क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत सही कहा कि सिनेमा के माध्यम से और जो सच्चाई है, आत्मा को जागृत करने का या जो विधि है एक तरह से। दूसरा, हम लोग कहते हैं ना कि फिल्में समाज में आईना के काम करती हैं। तो अमरेंद्र जी, आप कैसे इस चीज़ को आप अनुभव किए, आपको क्या लगा कि रसप्रिया को ही हम अपने म्यूजिक के माध्यम से, अपने फिल्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं? वैसे भी रसप्रिया किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन इसको आप अपने तरीके से यहाँ तक पहुंचाने का प्रयास जो किया है, तो आप क्या कहना मैं चाहेंगे? तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इनसे रसप्रिया के उस गाने का कुछ बोल सुन लें ताकि आंचलिकता का एक निसंदेह अपने बातचीत के क्रम में आपको जहाँ भी लगे कि ये चीज़ आवश्यक है हम लोगों को जानना और सुनना, तो स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं बातचीत आगे बढ़ाऊँ, पहले मैं इसके जो बोल है गाने के वो मैं गा के सुनाना चाहूँगा। स्वागत है। इसको मैं अपने गांव के अभिजीत मिश्रा हैं जो म्यूज़िक टीचर हैं, मैंने उनसे लिखवाया है और मनु वर्मा देवर्षी हैं, उनसे म्यूज़िक करवाया। वो भी दोनों बिहार के हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे मुजफ्फरपुर के हैं और लिरिसिस्ट जो हैं वो हमारे गांव से हैं। अच्छा। तो पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी जी।
बीतला समैया के कवन निहोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, चांद चकोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा। ये इसके बोल हैं और इसके दो अंतरे हैं। ये लव स्टोरी है बेसिकली। रसप्रिया एक प्रेम कहानी मैंने इसका नाम रखा है। और जो रेणु जी की कहानी जो है रसप्रिया, वो प्रेम को उन्होंने जिस तरह से दिखाया है, जिस तरह के, ऐसा लगता है कि जैसे जब मैं इस कहानी को पढ़ा, जिस समय मैं नाटक कर रहा था यहाँ पे कालिदास रंगालय में मंचाट के, पंकज त्रिपाठी थे उस समय, उन्होंने इसमें काम किया है। तो उस समय जब इस कहानी को मैं पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि इसमें जो कैरेक्टर हैं मृदंगिया, पचकौड़ी मृदंगिया और रमपतिया, वो ऐसा लगता था कि ये दोनों मेरे आसपास भटक रहे हैं और ये भटक रहे हैं और ये मिल नहीं पा रहे हैं। तो एक कचोट था उसको लेके मेरे मन में। तो वो उस समय 98 की बात है ये, तब से मेरे जेहन में था ये रसप्रिया की, इसको जब मौका मिलेगा तो मैं मृदंगिया प्ले करूँगा। क्या बात, इसको जीऊँगा एक बार। तो जब मौका मिला मेरे हाथ में, जब आया कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, इससे पहले मैंने बटोही बनाया था माइग्रेशन के ऊपर जो था, जो लॉकडाउन में। जी जी। तो उसके बाद था कि मुझे क्या बनाना चाहिए, किस तरह का सब्जेक्ट चुनूं। तो मुझे ये प्रेम कहानी जो होता है ना कि इनका मन प्रेमातुर मन है, ये प्रेम के लिए आतुर है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है, मतलब मिलना चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे। जी। वो सारी चीज़ें हैं इसमें, वो आप देखेंगे इसको और गाना सुनेंगे तो मुझे लगता है कि महसूस करेंगे उस चीज़ को, जिसको कोशिश किया हूँ कि रेणु जी ने लिखा है। तो उसके आसपास रहूँ, डर था मुझे, बहुत डर था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन लोगों को पसंद आ रहा है। जी, मतलब ये ऑलरेडी इतनी स्थापित हैं और उस चीज़ को लेकर आप जब चल रहे हैं तो एक पहले से बड़ी लकीर है, बिल्कुल उसके समानांतर एक बड़ी लकीर बनाना है तो नहीं संदेह। और जैसा कि आपने गाया इतने मधुर स्वर में, और जो आपने कहा ना कि ये चिड़ैया, तो शब्द जो है, हाँ, यही आंचलिकता है। अच्छा, एक और चीज़ क्या थी कि जब मैं गाना लिखवा रहा था अभिजीत से, तो सबसे पहले तो मैंने उनको बोला कि कहानी को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद इसमें आंचलिक शब्द जो खो चुके हैं, जिसको रेणु जी ने बखूबी लिखा है, हर उनके किसी भी कहानी में जाइए तो उसका जिक्र किया गया कि क्या करें। तो हम लोग जितना हो सकता था हमने कोशिश किया। जैसे कि कई लोगों का शिकायत है कि निहोरा, इसमें निहोरा है कि बीतले समैया के कौन निहोरा। तो निहोरा बोलने, बहुत सारे भोजपुरी वाले बोल रहे हैं कि निहोरा क्या, तो ये है, हम भूलते जा रहे हैं। अनुनय विनय के सेंस में जो निहोरा, उसको निहोरा अनुनय करने से क्या फायदा। तो इस तरह क्या है। फिर खगैया इसमें आता है, एक खगवा के भाखा खगैया बुझे कोरा। तो इस ऐसे ऐसे शब्द कोशिश किए हैं कि उनके आसपास रहे, रेणु जी के आसपास रहे। जी जी जी। तो ये है। और जो मैसेज है रेणु जी जो देना चाह रहे थे, उस मैसेज को यथावत आप देना चाह रहे हैं। अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे वर्तमान में जो दौर चल रहा है सिनेमा का, और जो हमारे संस्कार थे, हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारा परिवेश, इन सब में कितना बदलाव हुआ। डॉक्टर निखिल, आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सिनेमा के लिहाज से देखें तो एक फ़ायदा हुआ है नए दौर में, जब से OTT आया है, यानी जब से सिनेमा स्क्रीन से बाहर भी आप फिल्में देख सकते हैं। तो अमरिंदर जी मानेंगे कि कई सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो पूरी तरह से जो ये कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे रसप्रिया ने जो पूरा क्रू है, अमरिंदर जी ने फिल्म को निर्देशित किया है, गाया है और जिया भी है, एक्टिंग भी की है, लेकिन जो पूरा क्रू है प्रोडक्शन का, वो भी वहीं से निकला हुआ है, उसी ज़मीन से निकला हुआ है। OTT ने हमको कई सारे ऐसे अवसर दिए जिसमें पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है आंचलिकता, यानी उसी अंचल में रहकर भी पूरी फिल्म बन जाती हैं आजकल।
जी। और ये बड़ी अच्छी बात है उस तरह से। तो मैं तो कहूँगा कि ये दौर बड़ा सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव है, जिसमें और सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है, चूँकि इन्होंने तो बड़ा अच्छा प्रयोग किया। रेणु किसी और सीमांचल के थे जी। और उन्होंने भोजपुरी में इसका म्यूज़िकल एक फॉर्मेट बनाया। ये अपने आप में एक नया प्रयोग है मेरे ख्याल से। जी जी। उसी तरीके से आप देखेंगे कि सिर्फ बिहार की बात नहीं है, दक्षिण का सिनेमा बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें। जब मलयालम सिनेमा आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आंचलिकता को इतना सुंदर तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कई सारी फिल्मों में। उनकी जो फोक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे गोवा, आप अक्सर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि हम आमतौर पे मानते हैं कि वो सिर्फ वहाँ समंदर और बीचेज ही हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कई सारी पुरानी कथा की परंपरा रही है, जो हमारी जो कीर्तन कथा कहते हैं। तो अभी नई OTT फिल्म एक देख रहा था, उसमें वो कीर्तन कथाएँ दिखाई गई हैं कि गायब हो रही हैं वहाँ से। तो हम गोवा को इस तरह से कभी जानते नहीं हैं। तो सिनेमा ने इस तरह से अलग अलग जगहों की जो आंचलिक चीज़ें हैं उसको उभार कर पर्दे पे लाने का काम किया है। जी। और यदि हम आंचलिकता की बात करते हैं तो खास करके अपने प्रदेश की अगर बात करें बिहार की, तो जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि बिहार कई अंचलों में ऑलरेडी बटा हुआ है। उधर सीमांचल है तो इधर मिथिलांचल है, और ये भोजपुरी बेल्ट जो चंपारण, आरा, बक्सर, सारण का जो क्षेत्र है और जी अंग है, तो जी जी, तो ये सारे छूट ही रहे हैं। तो ऐसे में इनके अपने टिपिकल वर्ड हैं बहुत सारे, और जो कि बहुत कनेक्ट करते हैं। तो आपने जो इस चीज़ को फील किया, हम लोग उस समाज के हिस्सा हैं, हम सब यहीं जी रहे हैं। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा अमरेंद्र जी से, क्योंकि मुंबई में रहते हैं और खूब सारा काम करते हैं वहाँ। मतलब इन तरह के शब्दों की कितनी डिमांड है, थोड़ा आप बताएंगे तो बेहतर होगा। नहीं, डिमांड उस तरह के नहीं है। जैसे कि हम लोग डबिंग करने जाते हैं, मैं डबिंग भी करता हूँ कभी कभी जी। तो या तो कभी भोजपुरी में किया, नहीं तो हिंदी में किया। जो साउथ की फिल्में होती है या अंग्रेज़ी फिल्में होती है तो उसको हिंदी में डब किया भोजपुरी में। तो वहाँ जो लोग बैठ के डबिंग कराते हैं, तो मेरे से बेहतर मैं यहाँ के हूँ। वो जो फिल्मी भोजपुरी होता है ना, जो फिल्मी मैथिली होता है या फिल्मी भोजपुरी जो होता है, वो उस पर वो साउंड है उनके कान में, वो शब्द हैं। जी जी। जैसे हम बताते हैं कि नहीं सर, ये जो है ना, एग्जैक्ट टोन ये है, टोन ये हर ये शब्द है, यहाँ पे जाएगा तो बोलते कौन समझेगा। जी। तो ये जहाँ बात आती है ना कि कौन समझेगा, तो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। तो फिर हम उस शब्द को बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, तो फिर वो शब्द गुम हो जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि इतने सारे आप देखेंगे कि भोजपुरी के जो जिस तरह से बदनाम कहेंगे कि कुछ भाषाएं हो रही हैं, जो कमर्शियली जो हिट हैं, जो पॉपुलर जो गाने हैं या जो पॉपुलर बोल हैं, वो ज़्यादा प्रचलित हैं बजाय इसके कि जो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे चले जाए। हम इसी पर चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर निखिल, आप तो फिल्म समीक्षक भी हैं और तमाम बड़े गहराई से और पैनी नज़र रखते हैं इन चीज़ों पर। जो वर्तमान दौर चल रहा है और ख़ास करके जो हमारी बोली है एक तरह से मैथिली, मगही, भोजपुरी, इसमें विशेष रूप से भोजपुरी को लेकर के जो पूरे जनमानस में, न कि बिहार, पूरे भारतीय जनमानस में या कहें वैश्विक स्तर पर जो छवि बन रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कैसे इस चीज़ को एक परिष्कृत रूप में सामने लाया जाए, या जो विद्रूपन हुआ है, जो इसका चेहरा अश्लील हो गया है, इसको कैसे सलील बनाया जाए, इस पर आपके क्या विचार हैं? अमरेंद्र जी, चूँकि ये बात तो कहना नहीं चाहिए, एक अमरेंद्र जी से ही बात हो रही थी इस बारे में कि जब भी इसको मैं थोड़ा बड़े दूसरे तरीके से कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे फिल्मों में अगर गहराई से, तो कोई हिंदी अगर फिल्म चल रही है, उसमें कोई विलन का कैरेक्टर है या कोई कमज़ोर कैरेक्टर है, तो उसको भोजपुरी बुलवाएंगे, उसको बिहारी या भोजपुरी जो कहते हैं वो बुलवाएंगे उनसे। तो आप समझ सकते हैं भोजपुरी कहाँ ठहरती है, पहली चीज़ जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। हम भिखारी ठाकुर की परंपरा से आते हैं, या महेंद्र मिसिर आपने सुना होगा, कई सारे पुराने नाम हैं। भिखारी ठाकुर का विदेशिया समझिए कि कितना उसके फॉर्मेट पर कितने सारी और फिल्में बन गई कि लड़का बाहर जाता है, उसको कहीं और अफेयर हो जाता है और फिर वो लौट के आता है तो रियलाइजेशन होता है। तो भोजपुरी से हमने सिर्फ वही चीज़ें उधार ली हैं जो हमें ख़राब कर सकें, और ये वही काम किया है जो मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने जो काम किया है वो ये है कि यहीं के लोगों के साथ एक फ़िल्म बनाई, और वहाँ क्या करते हैं हम कि किसी और भाषी, मैं किसी का नाम ही लो, मान लीजिए जैसे मराठी या गुजराती की प्रोड्यूसर है, डमी कैरेक्टर, डमी कोई और किसी और क्षेत्र का कोई प्रोड्यूसर है, और वो किसी और क्षेत्र की फिल्म के साथ मुनाफा कमाना चाह रहा है। तो मेन मकसद अगर आपका मुनाफा होगा तो आप आत्मा को ऐसे ही ख़त्म कर देंगे और सिर्फ शरीर बचेगा, तो उसमें आप वही आम बातें ले जाएंगे। जी, लेकिन कुछ किरदार हमारे बीच के हैं जो हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन जब ये माया नगरी में पहुंच जा रहे हैं तो जो अमरेंद्र जी सोच रख रहे हैं कि कैसे हम अपने आंचलिकता को बनाए रखें, बचाए रखें,
और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि आप टोकते भी हैं उनको, बोलते भी हैं कि सही शब्द ये है, ये होना चाहिए, लेकिन वे लोग इसको नागवार उन पर गुजरता है। हाँ बिल्कुल जी, तो अमरेंद्र जी आपको क्या लग रहा है, कैसे कुछ सोल्यूशन बताएंगे, कैसे हम लोग बचा पाएंगे इस चीज़ को? बचाने का काम मैं इस पे नहीं जाता हूँ कि मुझे बचाना है मैं इस पे जाता हूँ कि मुझे काम करना है। अच्छा जी। अब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। जी जी। मुझे लगा कि नहीं मुझे बटोही बनानी चाहिए जी। तो मैंने बटोही बनाई और 4 साल बाद मैं इसको बना रहा हूँ। उसका रीज़न है कि 4 साल गैप आया। उसका रीज़न है कि आपके पास वो अर्थ नहीं होते हैं जी। आप जो सोचते हैं उसको कैसे बनाएं। आप सोचते हैं सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन बात वहाँ पे आती है कि आपके पास सुविधा नहीं होते हैं। आप कहीं ना कहीं आप वहाँ पे संघर्ष कर रहे होते हैं मुंबई में रह के, और उसके बाद आप आके यहाँ पे कुछ बनाते हैं। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे बदलना है, मुझे खुद बदलना है। मैं खुद को बदल रहा हूँ और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ खुद से कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सोच बदलिए बस, ये सारी चीज़ें। नहीं, तो आप अभी आपने बटोही का जिक्र किया तो हम चाहेंगे क्यों ना बटोही की फिर से थोड़ी यादें ताज़ा हो जाएं। बटोही में भी आपने शायद लिखा और गाया भी है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दें। बिल्कुल, मेरे बहुत दिल के करीब है वो। जी, स्वागत। मन हो गई ले बैरागी, मन हो गई ले बैरागी, हो गई ले बैरागी, मन खोजे शीतल छाँव, चल रे बटोही चल रे आपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे आपन गाँव, होते बिहाने जे अखिया खोली, जगह पर आया लागे, आपन राह के हम ही मुसाफिर ना केहू पीछे ना आगे, आरे देखी के नकली बाग बगीचा, देखी के नकली बाग बगीचा, न मिलल कोनो ठाव, चल रे बटोही चल रे आपन गाँव। क्या बात है। मुझे लगता है कि शुरू में मैंने जो आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आप एक अभिनेता हैं, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले आप गायक हैं और इतना अच्छा लिखते हैं और इतना अच्छा गाते हैं, कितनी मधुर आवाज़ है। अब तो निर्देशक भी हैं। हाँ, अब साथ में रसप्रिया के साथ तो आप निर्देशक भी हैं और इतनी तमाम उपलब्धियां आपके पास हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और जो हमारी धरोहर है या जो हमारी इतिहास है उसको संजो के रखना चाहते हैं। डॉक्टर निखिल, आपको क्या लगता है अमरेंद्र जी जैसे शख्सियत की कितनी आवश्यकता है हमारे समाज को? देखिए, वही बात जैसे मैं कई बार कहता भी हूँ अलग अलग कार्यक्रमों में, एक हमारे एक साथी रहे, सीनियर साथी रहे, विकास रंजन मिश्रा, फिल्म मेकर हैं, वो जामिया से पढ़ के गए और फिल्में बनाई बहुत सारी। तो जब मैं उनकी फिल्म देखने गया, एक फिल्म आई थी 2016 में चौरंगा नाम से जी, तो मैं जब देखने गया वहाँ पर तो सिर्फ 8-10 लोग थे उस फिल्म को देखने के लिए। पहले दिन रहे होंगे, शुरुआती दिन। तो चौरंगा बहुत ज़्यादा नाम हुआ नहीं। संजय सूरी एक बड़े अच्छे अभिनेता हैं, उनकी फिल्म थी वो। और उस फिल्म का जो टाइटल आता है शुरू में तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये भारत की पहली खोरठा फिल्म है। खोरठा। तो मुझे देख के बड़ा गर्व हुआ। मैं चूँकि झारखंड के इलाकों में मेरी परवरिश हुई है और कभी ये नहीं देखा कि किसी ने इतना प्राउडली बताया हो कि ये खोरठा फिल्म है। कि ठीक है, मैं हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में हूँ और नहीं चले तो नहीं चले, लेकिन वो बात जो स्टेटमेंट है ना कि पहली खोरठा फिल्म है और वो विकास रंजन मिश्रा कह रहे हैं जो इतने स्ट्रगल के बाद पहली फिल्म मिली होगी, तो मुझे अच्छा लगा। तो उस तरह के जो ये कह रहे हैं, ये चंपारण की धरती से आते हैं, गांधी की धरती से आते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे बदलाव नहीं चाहिए, मैं खुद के अंदर बदलाव चाहिए। तो जो गांधी कहते थे कि आपको कोई बदलाव लाना तो बी द चेंज यू वांट टू सी। तो वैसे निर्देशक या ऐसे जो कलाकार हैं जो स्ट्रगल तो कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी मिट्टी को भूले नहीं हैं, तो उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अमरेंद्र जी, हम लोग अब अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, लेकिन चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि क्या लगता है कितना स्कोप है आप जैसे प्रतिभावान कलाकारों के लिए सिनेमा की इस दुनिया में, जो वर्तमान सिनेमा का दौर है और जिस तरीके से जो संघर्ष है और जो हमले भी हैं हमारे संस्कारों पर, हमारे संस्कृति पर, हमारी भाषा पर, हमारी मिट्टी पर, उसको संजोने और बचाने की जिम्मेदारी भी आपके कंधे पर है। और जो आपने कहा ना कि हमें अर्थोपार्जन भी करना है,
और अपने आप को बदलना है, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है, किस रूप में देखते हैं? ये बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण है। मतलब आप एक सपना देखते हैं और ऐसे गांव से आते हैं, ऐसे घर से आते हैं जिसमें जहाँ पे आपके समाज में सपोर्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद आप सबसे लड़ते हुए वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ की लड़ाई अलग शुरू होती है। तो आपके साथ लड़ाई तो चल रही है आप शुरू से, मतलब आप जहाँ से शुरुआत की वहीं से शुरू होती है। क्योंकि हम लोग गांव में भी, हमारे आसपास के लोग भी तो हमें थोड़े उतनी इज्जत की नज़र से देखते थे। जी, अब जी। थोड़ी इज्जत मिल रही है, उस समय नहीं मिलते थे क्योंकि नचनिया, ये शब्द होते थे। जी जी, यह भी आंचलिक शब्द है। हाँ, ये आंचलिक है। तो मैं इसको कभी लिया, मैं तो बोलता था कि मैं नचनिया हूँ, जी जी, मैं तो नाच में डांस किया हूँ। क्या बात। जी तो ये है, क्योंकि मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है इसको करने में। तो मैं कभी निराश नहीं हुआ कि नहीं मिला। मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है बदलाव लाना, और इतना आसान नहीं है कि आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं जो आपके मन का हो। जी आपके मन का तो इतना जल्दी नहीं मिलता है। वो उसको या तो आपको चेंज करना पड़ता है, या आप खुद चेंज कर लीजिए, रास्ते चेंज करना पड़ेगा, तब आप कुछ कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से। तो ठीक है, धीरे धीरे चुनौती है। और मैं नेक्स्ट भी बनाने जा रहा हूँ। क्या बात। आप जल्दी बनाऊँ, हो सकता है ये रसप्रिया से चीज़ें आसान हो रही हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जी मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं लोगों का, मेरे बारे में, रसप्रिया को और मेरे बारे में लेके सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। तो है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें हैं, मैंने मेहनत करी है, दिल से बनाई है। मैं श्रोता से बोलना चाहता हूँ, ये अपनी बात रखना चाहता हूँ कि रसप्रिया है, आप लोग सुने, इसको सराहें। आप पहले सुनेंगे, देखेंगे, तभी आप सराहेंगे। जब तक नहीं जाएंगे आप 4PM म्यूज़िक पे, मैंने उसको बनाया है। जी जी, तो उसको यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके उसको लोग सुने। क्योंकि जब तक दर्शक नहीं मिलेगा हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो मेरे लिए तो भगवान की तरह है। जी तो जी, वो चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग सुने इसको। निश्चित रूप से जब सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। डॉक्टर निखिल, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे आंचलिक सिनेमा के उज्जवल भविष्य के बारे में? जी, अच्छी बात कही अमरिंदर जी ने कि दर्शक ऑलरेडी हैं, हमको उन तक पहुंचना पड़ेगा। और ये जैसे इन्होंने 9 मिनट की छोटी फिल्म बनाई है, जी इस तरह की छोटी छोटी फिल्मों को अपने छोटे बजट के हिसाब से कम संसाधन में खूब बनाना पड़ेगा। और सोशल मीडिया के आने से ये तो हुआ है कि हम जहाँ मर्जी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह के और भी लोगों को काम करना चाहिए। और आपका शुक्रिया आकाशवाणी का कि इस तरह के उभरते हुए कलाकारों को आप इतना मंच दे रहे हैं। और आंचलिकता आएगी तो जो हमारे रोज़ के अखबार हैं, जैसे हम समाचार पढ़ते हैं, सिनेमा उससे अलग माध्यम है। जी तो तभी हम वो सिनेमा जब देखें तो ऐसा लगना चाहिए कि हम कुछ लेके घर वापस जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अखबार पढ़ के और चले गए। जी तो जी, आंचलिकता के आने से फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी मिट्टी से, अपनी ओरिजिनलिटी से आप जुड़े रह सकेंगे। निश्चित रूप से उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे और जड़ों को ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। आप दोनों मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच। मन हो गई ले बैरागी, मन हो गई ले बैरागी, हो गई ले बैरागी, मन खोजे शीतल छाँव, चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, चले चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, होते बिहाने जे अखिया खोली, जगह पर आया लागे, आपन राह के हम ही मुसाफिर, ना केहू पीछे ना आगे। आरे देखी के नकली बाग बगीचा, देखी के नकली बाग बगीचा, न मिलल कोनो ठाव, चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव।